रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मां सिकंदर बोलदार, बानी सदर, ऑल सिंध एम्प्लॉयज रेवेन्यू एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद, कराची, प्रेस क्लब, धरणू। आऊं हिकिड़ो शहर तव्हांजी ख़िदमत में पेश करणु चाहियां थो। मूंखे उम्मीद आहे त हिन शहर खे तव्हां गौर सां ॿुधंदो, न रुॻो ॿुधंदो पर हिनखे सम्झण जी कोशिश बि कंदो। ऐं कोशिश कयां थो तव्हां उर्दू में ॻाल्हायां त जीअं असांजा बाक़ी जेके उर्दू जा दोस्त आहिनि, उर्दू स्पीकिंग आहिनि, उहे बि ॻाल्हि खे सम्झी सघनि। शहर ही आहे, तव्हांजी नज़र करियां थो, तव्हांजी ख़िदमत में पेश करियां थो। आम तो चले थे काफिला हुसैन की तलाश में, हम तो चले थे काफिला हुसैन की तलाश में, अभी तक कूफे में पड़े हैं। प्यासों की प्यास बुझाने का गुमान है, प्यासों की प्यास बुझाने का गुमान है, मगर फिराक में जहर घोल रहे हैं। नारा हक तो बुलंद करते हैं, नारा हक तो बुलंद करते हैं, मगर यजीद की दरबार से जुड़े हैं। अलम हमारे हाथों से फड़फड़ा के उड़ चुके, अलम हमारे हाथों से फड़फड़ा के उड़ चुके, अंधों की असा थामे सरों से सर टकराते राहों में ऊंधे पड़े हैं। ये बात सही है कि हम भी निकले थे और हम भी निकले हैं काफिला हुसैन की तलाश में। काफिला हुसैन हक की राह पे चलने वाला, काफिला हुसैन जो सच की राह पे चलने वाला, काफिला हुसैन जो एक बात पे डट जाने वाला, काफिला हुसैन जो ना झुकने वाला। क्योंकि वो करबला के मैदान में जो हुसैन का जो काफिला था, वो काफिला एक दिन का काफिला नहीं था, वो एक हफ्ते का काफिला नहीं था, वो एक महीने का काफिला नहीं था, वो सालों का काफिला था, वो सदियों का काफिला था, वो कयामत तक जारी रहने वाला काफिला था। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी कौम हक और सच के रास्ते पे चलेगी, इमाम हुसैन के रास्ते पे चलेगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी, वो काफिला हुसैन में शुमार की जाएगी। और जो काफिला हुसैन था, उसकी जो तादाद थी वो 72 थी, जबकि उस टाइम में मदीने में, कूफे में, आसपास में हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद थे। तो ये सवाल तो बनता है ना कि हक के लिए यजीद के खिलाफ जो आवाज उठी, लाखों मुसलमानों में सिर्फ 72 क्यों थे? क्योंकि बताना मकसूद था कि हक के रास्ते पे जो भी निकलेगा वो तादाद में ज्यादा नहीं होगा। हक के रास्ते में जो भी निकलेगा वहां पे तादाद मैटर नहीं करेगी, वहां पे तादाद काउंट नहीं की जाएगी। काउंट अगर कोई चीज की जाएगी तो हिम्मत की जाएगी, हौसला किया जाएगा, गैरत की जाएगी, ये चीजें काउंट होने वाली हैं। तो ये सिखाया गया कि आप जब भी हक के रास्ते पे चलोगे तो घबराना नहीं, आप जब भी हक के रास्ते पे चलोगे तो डरना नहीं, आप जब भी हक के रास्ते पे चलोगे तो पीछे हटना नहीं। हमें बताया गया है, ये हमें सिखाया गया है, ये हमें समझाया गया है। काफिला हुसैन का जो बुनियादी जो सबक था या जो सबक है वो यही तो है कि घबराना नहीं है, डट जाना है हक पे। इमाम हुसैन ने, आपको पता है
कि अपने साथियों को बुलाकर चिराग बुझा दिए थे कि जिसको भी जाना है वो चला जाए, जिसको भी इधर रहना है वो अपनी विश और विल की बुनियाद पे रहे। चिराग बुझे और जब चिराग रोशन हुए तो 72 मौजूद थी तादाद, 72 की तादाद मौजूद थी। न कोई बड़ा था न कोई कम हुआ था, हुसैन के साथ खड़े थे। हम भी उसी काफिले के मुसाफिर हैं। हम तो उन अजीम हस्तियों के कदमों की जो खाक होती है उसके भी काबिल नहीं है। हम बहुत गुनहगार बंदे हैं, हम बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं कि उसी हक के रास्ते पे चले। और हमें पता था और हमें पता है कि ये रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। हमें पता है कि ये रास्ता मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है। इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें दुश्वारियां आएंगी, इसमें परेशानियां आएंगी। आपको याद होगा सिंध के 6 लाख मुलाजमीन से मैं मुखातिब हूँ। आपको याद होगा कि मैंने हैदराबाद से निकलने से पहले जो अपना वीडियो मैसेज छोड़ा था उसमें मैंने ये बात की थी कि मेरा ये जो सफर है ये आसान सफर नहीं है, मुश्किलों से भरा हुआ सफर है, रुकावटों से भरा हुआ सफर है। फेसबुक पे कुछ दोस्त मजाक उड़ाया करते थे मेरे हवाले से, मेरे नाम पे, कि ये फेसबुक पे पोस्टर रखने का शौकीन है। इसमें वो दम नहीं है कि ये आके हकीकी माना में मैदान पे खड़ा होकर मुलाजमीन के हुकूक की बात कर सके। इसमें ये हौसला नहीं है कि वो मैदान पे खड़ा होकर मुलाजमीन के हुकूक की बात कर सके। इसमें वो हिम्मत नहीं है कि ये मैदान में खड़ा होकर मुलाजमीन के हुकूक की बात कर सके। मैंने कहा था, मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था कि मैं अपना वादा वफा करूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा था, मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे अकेला आना हुआ तो अकेला भी मैं आके अपना वादा निभाऊंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला वादे के बारे में सख्त पूछगछ करेंगे, सख्त सवाल किया जाएगा वादे के बारे में। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने खुद पे भी ये लाजिम किया है कि वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई इंसान, कोई कौम, कोई शख्स वादा करे और वादा ना निभाए। मैंने अपना वादा निभाया। कल 19 तारीख थी मई की, कल मैं यहाँ पे आया 18 मई को। आज 19 तारीख है, कल 18 मई को मैं आया, आपने मुझे देखा। आज 19 मई 19 मई को आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं घबराया नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। हारे आप हो, घबराए आप हो, डरे आप हो। आप शिकायत किया करते थे, आप कहानियां सुनाया करते थे कि सिंध एम्प्लॉइज अलायंस ने आपके साथ धोखा किया है। मैंने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि सिंध एम्प्लॉइज अलायंस ने आपसे धोखा किया है, हमसे धोखा किया है, क़यादत ने धोखा किया है धोखा। बेचा आपके नाम पे जदोजहद शुरू करके आप 6 लाख मुलाजमीन को बेचा। उन्होंने आपके हुकूक को बेचा, उन्होंने आपकी अजमत को बेचा, उन्होंने आपकी गैरत को बेचा। और आपने ये समझा कि हर शख्स सिंध एम्प्लॉय अलायंस क़यादत की तरफ बिका हुआ है। आपने ये समझा कि हर शख्स सिंध एम्प्लॉय अलायंस की क़यादत की तरह झुका हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है।
कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे कहा कि आप कसम उठाओ कि आप हमसे धोखा नहीं करोगे। मैं कसम उठा सकता था, मैं कसम उठा सकता हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बंदा कसम उठा के ना मुकर जाए। झूठे बंदे का कसम एक बड़ा हथियार होता है, वो टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल करता है, मुकर जाता है। झूठा बंदा 50 कसम उठाए, 100 कसम उठाए, वो मुकर जाएगा। मैंने कोई कसम नहीं उठाई है और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आज यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध की दिल में यहाँ आपके हुकूक के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ अपना वादा निभाते हुए, अपना वादा वफा करते हुए। आप एक आर्गुमेंट करते हो कि हम इसलिए नहीं निकल सकते कि हमसे धोखा किया गया है, हम इसलिए नहीं निकल सकते कि हमसे फ्रेब किया गया है, हम इसलिए नहीं निकल सकते कि हमें हमारे नाम पे बेचा गया है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये आपका आर्गुमेंट काबिल कबूल नहीं है। क्यों? एक पेशेंट है, एक मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका केस खराब कर देता है, क्या फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाएगा? मैं आप सिंध के 6 लाख मुलाजमीन से ये सवाल करता हूं कि क्या वो पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो आप भी यहाँ पे नहीं आओ, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर वो पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है तो फिर आपको भी आना चाहिए था, आना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, किसी स्कूल में पढ़ता है, 1 साल पढ़ता है, वहां पे स्टडी अच्छी नहीं होती, उस बच्चे का 1 साल जाया हो जाता है। किसी उस्ताद ने उस बच्चे का 1 साल जाया कर दिया। अब उस बच्चे के पास ये आर्गुमेंट है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या ये आर्गुमेंट सही है कि वो पढ़ना छोड़ दे एक उस्ताद की वजह से? वो दूसरे स्कूल में जाएगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेगा। इसी वजह से ये आपका आर्गुमेंट काबिल कबूल नहीं है, ये आपका आर्गुमेंट काबिल कबूल नहीं हो सकता। आप जानते नहीं हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी मुझसे मिले नहीं है, कभी मुझसे हाथ नहीं मिलाया है, लेकिन फेसबुक पे मेरे खिलाफ बात करते हैं। मेरे खिलाफ बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उन बातों से डर जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिसके भी खिलाफ बात करो, आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जो मेरे खिलाफ बात करते हो, क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप कभी मुझसे मिले हो? क्या आपने कभी मुझसे बात की है? क्या आपने कभी आके मुझसे मेरा हाल पूछा है कि मैंने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, मैंने किस तरह से सर्विस गुजारी है? एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। जब भी क्रिकेट में कोई खिलाड़ी खेलने आता है, कोई बॉलर हो, कोई बैट्समैन हो, तो उसका ट्रेक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बॉलर है तो इसने इतनी विकेटें ली है, कोई बैट्समैन है तो उसने इतनी विकेटें ली है। आपने कभी मेरा ट्रेक रिकॉर्ड जानने की कोशिश की? आपने कभी मुझसे मेरे बारे में मालूमात लेने की कोशिश की हो तो बताओ। मैं कोई कोई आम सा बंदा कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा सड़क पे चलता हुआ इंसान नहीं हूं, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। मेरे पीछे अपनी एक फैमिली है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना घर है, लेकिन कभी कभी मैंने उनका जिक्र नहीं किया, फैमिली प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं किया, उन मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले मुझे जानते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले मुझे जानते हैं। इस वक्त हैदराबाद से आकर इधर कराची प्रेस क्लब में खड़े हुए इस वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 17 ग्रेड में हूं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग है। मैं
अपने आप को आसमान से उतरा हुआ कोई फर्क सा नहीं समझता, लेकिन मैं रैंक में 17 ग्रेड में हूं। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है इधर कराची के इधर गर्मी में धूप में खड़े होने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपने घर को छोड़ के, अपनी ऑफिस को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के आपके लिए इधर हुकूक की बात करने की? लेकिन मुझे जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि मैंने आपसे वादा किया था कि मुझे आना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिंध के 6 लाख मुलाजिमीन को बताना चाहता हूं, इधर कराची में, ये कराची शहर सिंध का बड़ा शहर नहीं है, ये पाकिस्तान का बड़ा शहर है। कराची के बड़े शहर, सिंध के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में प्रेस क्लब के सामने खड़ा होकर मैं आपको मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो तंजीम है ऑल सिंध एम्प्लॉयज रेवेन्यू एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में आसरा, ASERA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद, 1 ग्रेड से लेकर 17 ग्रेड तक सिंध के अंदर जो भी तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं, आप देखोगे तो उनको बनी बनाई तंजीमें मिली, प्लेट पे सजा के दी गई। लेकिन ये तंजीम, ये ऑल सिंध एम्प्लॉयज रेवेन्यू एसोसिएशन, ये आसरा मुझे प्लेट में सजा के नहीं दी गई। ये तंजीम मैंने खुद ने बनाई, इस तंजीम का आइन मैंने खुद ने लिखा, मैंने अपने पसीने से लिखा, मैंने अपने खून जिगर से लिखा। और फिर उस तंजीम को रजिस्टर करने नहीं दिया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। 5 साल तक 5 साल तक मैं ऑफिसों के धक्के खाता रहा तंजीम को रजिस्टर करवाने के लिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 2012 में 4 मई, यही मई का महीना था, 4 मई 2014 में, सॉरी 4 मई 2014 में मैंने इस तंजीम का बुनियाद डाला था। 5 साल तक इस तंजीम को रजिस्टर करने नहीं दिया गया। आप मुझे बताओ, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे समझाओ कि आप कोई ऐसा काम मुसलसल 5 साल तक कर सकते हो और जब रिजल्ट 0 आ रहा हो। 1 साल कोशिश की तंजीम को रजिस्टर कराने की, रिजल्ट 0। 2 साल हो गए तंजीम को रजिस्टर कराने की, रिजल्ट 0। 3 साल तंजीम को रजिस्टर कराने की कोशिश की, रिजल्ट 0। 4 साल तंजीम को रजिस्टर कराने की कोशिश की, रिजल्ट 0। छोड़ देता ना, जब नहीं हो पा रहा तो छोड़ देता ना। लेकिन 5वां जो साल था, 5वें साल गुजरने के बाद 5 साल हो गए, फिर भी तंजीम रजिस्टर नहीं हुई, रिजल्ट 0। मैं इधर कराची के 1.5 लाख मुलाजिमीन से सवाल करना चाहता हूं कि कभी आपने इज्तिमाई हुकूक के लिए 5 साल कोई जदोजहद की है? और जब आपने 5 साल जदोजहद की हो तो उसका रिजल्ट 0 हो, फिर भी आपने वो जदोजहद ना छोड़ी हो। मैं सिंध के बाकी 4.5 लाख मुलाजिमीन से सवाल करना चाहता हूं कि आपने ऐसी कोई जदोजहद शुरू की हो, 5 साल मुसलसिल काम में लगे रहे हो, फिर भी उसकी रिजल्ट 0 हो, ऐसा कोई काम किया है आपने? किया हो तो मुझे बताओ। नहीं करने दी गई ये तंजीम मुझे रजिस्टर्ड। फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैंने केस दाखिल किया, कोर्ट में मेरे फेवर में जजमेंट एंड डिक्री हुआ केस। लेकिन फिर भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसने तंजीम को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। मेरे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की NOC थी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी थी, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रजिस्टर नहीं कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं कर रहा था? 5 साल हो गए थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने आसरा तंजीम को रजिस्टर क्यों नहीं किया? जब NOC मिल गई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीनियर मेंबर ने NOC दी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने तंजीम रजिस्टर क्यों नहीं की? जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, जजमेंट कर दिया, डिक्री कर दिया, बाबा इस केस को, इस तंजीम को रजिस्टर करो, फिर भी उनको रजिस्टर नहीं किया, क्यों?
किस वजह से रजिस्टर नहीं किया? जाहिर है पीछे कुव्वतें होगी ना, ताकतें होगी ना, जो इतनी ताकतवर होगी ना, जो कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उस तंजीम को रजिस्टर नहीं कर रही थी। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दाखिल की, उसके बाद जाके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने तंजीम रजिस्टर की। तो ये आसानी से हुआ ही नहीं है काम, ये इन मुश्किलों से, इन मरहलों से गुजर के ये काम हुआ है। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस हैदराबाद से मुंह उठा के यहाँ पे आ गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से मुंह उठा के आ गया हूँ कि आपके हुकूक का सौदा करना है मुझे। एक आया था बंदा आपके हुकूक की बात करने के लिए और वो बिक गया। मैं अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी ऑफिस, एयर कंडीशन ऑफिस छोड़ के, या तब भी धूप में खड़ा हूँ आपके लिए, सिर्फ इस मकसद के लिए मैंने ये तंजीम 5 साल की जदोजहद के बाद इजाजत कराई थी कि आगे चल के मुझे कंप्रोमाइज करना है, मुझे खुद को बेचना है। अगर मुझे खुद को बेचना होता तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कम डिपार्टमेंट नहीं है। अगर मुझे बेचना होता तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कम डिपार्टमेंट नहीं है। आप एक तपेदार के बारे में जानते हो कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। आप एक मुख्तियारकार के बारे में जानते हो कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। आप एक असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में भी जानते हो कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। आप एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में भी जानते हो कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। आप एक कमिश्नर के बारे में भी जानते हो कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। क्या मैं किसी तपेदार से कम हूं? क्या मैं किसी मुख्तियारकार से कम हूं? क्या मैं किसी असिस्टेंट कमिश्नर से कम हूं? क्या मैं किसी डिप्टी कमिश्नर से कम हूं? क्या मैं किसी कमिश्नर से कम हूं? मैं अपने आप को बड़ा पेश करने के लिए ये नहीं कह रहा हूं। मैं उस तरह की फैसिलिटीज अवेल कर सकता हूं जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर, तपेदार, मुख्तियारकार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जिंदगी गुजारता है। मैं इस तरह से जिंदगी गुजार सकता था और आज भी मैं जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन नहीं। मैंने फैसला किया था कि मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉय की तकदीर तब्दील करूंगा। मैंने फैसला किया था कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तंजीम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की किस्मत बदली करूंगा। जब सिंध एम्प्लॉय अलायंस ने आपसे धोखा किया तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, कोई उनके फ्रेम की बात नहीं कर रहा है, कोई 2 नंबरी की बात नहीं कर रहा है। आप मेरी फेसबुक को उठा के देखो, तारीख गवाह है। 3 अक्टूबर को सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने इंतजामिया से बात करके बिलावल हाउस का जो धरना पोस्टपोन किया था, मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि ये धरना खत्म हो गया है, ये धरना पोस्टपोन नहीं हुआ है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की क़यादत के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला पहला आदमी मैं था, पहला आदमी मैं हूँ। ये शऊर की जो शमा थी ये मैंने जलाई थी, ये शऊर का जो चराग था ये मैंने जलाया था। मैंने आपको बार बार बताया था, 3 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि आपसे धोखा हो गया है, आपसे फराड हो गया है, इन लोगों ने किया है। लेकिन उस वक्त कोई भी मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहा था, कोई भी मेरी बात को मान नहीं रहा था। लेकिन वक्त ने ये साबित किया, आपके साथ धोखा हुआ और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की क़यादत ने किया। उस धोखे की सजा आप अपने आप को दे रहे हो। कराची वालों, 1.5 लाख एम्प्लॉयज यहाँ कराची में रहते हैं, आप अपने बच्चों को सजा दे रहे हो, आप खुद को सजा दे रहे हो। अंदरूनी सिंध में 4.5 लाख एम्प्लॉयज रहते हैं, आप अपने आप को सजा दे रहे हो, अपने बच्चों को सजा दे रहे हो, अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो। एक वो सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की क़यादत थी जिसने
आपके मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया। दूसरे आप खुद हो जो अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो। आप सच्चाई को समझ नहीं पाए हो, आप उन हकीकतों को समझ नहीं पाए हो। वो तो मुजरिम थे जिन्होंने आपसे धोखा किया। मैं खुले अल्फाज में ये बताना चाहता हूं कि उनसे बड़े मुजरिम आप हो। आपको आपसे प्यार होना चाहिए था, आपको अपनी ड्यूटी से प्यार होना चाहिए था, आपको अपने बच्चों से प्यार होना चाहिए था, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार होना चाहिए था। अगर ये होता तो यहाँ पे आते आप देखते, कि सिकंदर बोलदार किस तरह से आपके मसाइल के लिए, आपके हुकूक के लिए डट के खड़ा हुआ है। अगर आपको कोई खदशा था कि ये बिक जाएगा, तो मैं बता चुका हूं कि बिकने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बिकने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काफी है। लेकिन मैं बिका नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं, मैं आज भी खड़ा हूं। लेकिन मुझे अफसोस है, अफसोस इस बात का नहीं है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपको खुद की बात भी समझ में नहीं आई। आपने खुद को रोंद डाला। आपने जो तकलीफ सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की क़यादत में आपको पहुंचाई थी, उससे बड़ी तकलीफ आपने खुद अपने आप को पहुंचाई है। मैं जो ये मुतालबे लेकर यहाँ पे आया हूँ कि बजट की तनख्वाहों में 100% इजाफा करें। अगर गवर्नमेंट बजट में 100% और पेंशन में 100% इजाफा नहीं करती, तो मेरी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, 4 एजाग रिलीफ अलाउंसेस जो है, ये मैं मुतालबा लेकर आया हूं कि उनको बेसिक पे में जिम करके स्केल रिवाइज किए जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं करती, जाती तौर पे मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डीआरए का मुतालबा है कि वो दिया जाए। आपको सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की क़यादत ने भी ख्वाब दिखाए थे। मेरा हकीकी मुतालबा है कि ये डीआरए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको दिया जाए। कहा नहीं मिला, अगर नहीं मिलता तो मेरी सेहत पे जाती तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंशन रिफॉर्म्स जो है, अफेयर्स में जो नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं, ये अगर पेंशन खत्म हो जाती है तो मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी मुतालबात है, अगर ये तस्लीम नहीं होते तो मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी सेहत में फर्क पड़ेगा, आपके बच्चों की सेहत में फर्क पड़ेगा। आप इसमें जिस कुर्सी पे बैठते हो, उस कुर्सी की सेहत में फर्क पड़ेगा। ऑफिस से आप सफर करके जाते हो घर, उस सफर की सेहत में फर्क पड़ेगा। आप घर में जिस बिस्तरे पे सोते हो, उस बिस्तरे की सेहत में फर्क पड़ेगा। आप सुबह जब उठते हो, आपकी सुबह में फर्क पड़ेगा। आप दोपहर जहां भी गुजारते हो, आपकी दोपहर पे फर्क पड़ेगा। आपकी शाम पे फर्क पड़ेगा, आपकी रात पे फर्क पड़ेगा। हर लम्हे फर्क पड़ेगा, हर घड़ी फर्क पड़ेगा। मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी जात के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध तनख्वाहें बढ़ाएगी, पेंशन बढ़ाएगी। इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि 4 जो एजाज रिलीफ है, अलाउंसेस है, वो बेसिक पे में जिम किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि स्केल रिवाइज किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस 2026 के मुताबिक किया जाएगा या कोई उसमें इजाफा किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ। दुआ से पहले मैंने अमली तौर पे कोशिश की है यहाँ पे आके कि अपने आप को बदले, अपने आप को तब्दील करें। क्योंकि
जो कौम अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपने आप को बदलाते नहीं, तो अल्लाह भी उनके लिए कुछ नहीं करता। आप सूरत राज की 11 आयत को पढ़ के देखें, जिसमें अल्लाह ताला ने वादे तौर पे ये कह दिया है कि जो कौम अपने आप को बदलने के लिए कुछ नहीं करती, तो अल्लाह भी कुछ नहीं करता। तो आपको अपने आप को बदलना था। आपने उस सिचुएशन से, सिंध इम्प्लाइज अलायंस की क़यादत ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, धोखे की जो दीवार उन्होंने बनाई थी, आपने उस धोखे की दीवार को गिरा के यहाँ पे पहुंचना था। उन्होंने धोखे के खंजर से आपके सीने को जो जख्मी किया था, आप उस जख्म पे हाथ रख कर यहाँ पे आपको पहुंचना था, लेकिन आप उन्हीं ख्यालों में गुम हो। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो सफर करेंगे वो मेरे उस्ताद साहिबान करेंगे। उस्ताद साहिबान इसलिए करेंगे कि वो पहले ही सफर कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा कम है, उनका गुजारा जो है सिर्फ तनख्वाहों पर है, और तनख्वाहें बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजें प्रोवाइड अवेल नहीं हो पाती। महंगाई के हिसाब से वो तनख्वाहों की उस्तादों की लेवल नहीं है कि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। बाकी एम्प्लॉय भी सफर करेंगे, लेकिन उस्ताद ज्यादा करेंगे। उस्तादों के हुकूक की बात की जाती है, लेकिन अफसोस की ये बात है कि उस्तादों के लिए सर्विस स्ट्रक्चर भी नहीं है। शुरू से लेकर आज तक जो उस्तादों की तंजीमें हैं, वो अपने मुलाजमीन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर भी नहीं ले पाई हैं। यानी एक जोड़ जब होती है, एक बुनियाद होती है, वो उस्तादों की वो बुनियाद भी नहीं है कि वो किस तरह से उनका ये प्रमोशन होंगी, किस तरह से इनकी तरक्कियां होंगी, किस तरह से इनके कायदे कानून होंगे। और उस्तादों के जो बुनियाद कायदे कवानीन है, वो भी नहीं बन पाए हैं। और दूसरी मुसीबत ये खड़ी कर दी है उस्तादों के लिए कि पहले थंब इम्प्रेशन होता था, अब क्या है कि अब फेस इम्प्रेशन होगा। भाई अगर थंब इम्प्रेशन चल रहा था हाजिरी में, अटेंडेंस में, तो अभी फेस की, चेहरे की क्या जरूरत है। मकसद है उस्तादों को रुलाना। और ये उस्तादों को क्यों रुलाना चाहते हैं? इसलिए कि सिंध के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, उनमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो उस्तादों की है। तो ये जो सरकार है, ये चाहती है कि उस्ताद एक ताकत ना बने, एक जज्बा ना बने, एक जुनून ना बने। जो भी तजर्बात किए जाते हैं वो उस्तादों पे किए जाते हैं। उस्तादों को एक लेबॉर्टरी समझा गया है। सिंध हुकूमत ने उस्तादों को लेबॉर्टरी समझ रखा है कि वो तजर्बात करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया है, बेच दिया है। आपने ये सोचा है कि इसको प्राइवेटाइज करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उस्तादों को एनजीओ के हाथों बेच दिया है। एनजीओ का क्या ताल्लुक है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट चलाएं? हुकूमत ने एतराफ किया कि हम इस डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को चला नहीं सकते, चलाने के काबिल नहीं है, हमें ये काबिलियत नहीं है। उस्तादों को पूछे बगैर उनको बेच दिया। भला ऐसा कोई हो सकता है कि किसी का कोई घर हो, वो कोई और उसको पूछे बगैर बेच दे? किसी की कोई जमीन हो, वो कोई पूछे बगैर बेच दे? किसी का कोई प्लाट हो, पूछे बगैर बेच दे? किसी की कोई गाड़ी हो, वो पूछे बगैर बेच दे? ये एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट है, आप इसके मालिक हो, आप इसके वारिस हो, आपके सिवा ये डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। लेकिन आप पूछे बगैर उन्होंने आपको बेच दिया है, आपके डिपार्टमेंट को बेच दिया है। यानी आपको एक तवील गुलामी में अकेल दिया है इन्होंने। अब वो एनजीओ वालों आपको अपनी मर्जी से उठाएंगे, अपनी मर्जी से बिताएंगे, अपनी मर्जियां चलाएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा होंगे। तो अमली तौर पे उस्ताद जो शम्मा जलाता है, उसको मुस्तकबिल को अंधेरे में डबो दिया गया है। जो उस्ताद रोशनी करता है, उसको खुद को
रोशनी से महरूम कर दिया गया है। क्या किया है, क्या किया है तंजीमों ने इसके लिए? जो भी उस्तादों के मसाइल है, उन मसाइल के लिए तंजीमों ने क्या किया है? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं किया है। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं, उस्तादों के हवाले से भी बताना चाहता हूं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से बताना चाहता हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से बताना चाहता हूं, बाकी जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनके हवाले से बताना चाहता हूं कि हालात, आने वाले हालात आपके लिए अच्छे नहीं है। आप उस्तादों समेत आपको एक तवील गुलामी में धकेल दिया गया है। इस तरह की कोई कयादत मौजूद नहीं है जो इन मजालिम का मुकाबला कर सके। इस तरह की कोई कयादत मौजूद नहीं है जो इन हुकूमत को, सरकार को ललकार सके कि आपने सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया जो हमारा बुनियादी हक है। आप ललकार सके इनको कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को हमारी मर्जी के खिलाफ बेच दिया। ऐसी कोई कयादत मौजूद नहीं है और कोई इम्कान भी नजर नहीं आता है। तो मुकाबला करने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, कयादत चाहिए होती है, वो कयादत मौजूद नहीं है। सिंध एम्प्लॉय अलायंस की कयादत आई थी, वो मामला मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने जो कुछ किया, मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं आखिर में एक प्रिडिक्शन करके जा रहा हूँ कि प्रिडिक्शन करने से पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने ये तंजीम रजिस्टर की थी, पहला जब हमने प्रोटोस किया था, इंतजामिया से बात की थी, हमारे सारे मुतालबात उन्होंने तस्लीम कर दिए थे। और फिर वहीं पे बैठ के उन्होंने कहा था कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। हमने कहा हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई। मुझे सस्पेंड किया गया, मुझे रिवर्ट किया गया। डिपार्टमेंट की जानिब से मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ 3 एफआईआर दाखिल की गई और सारा साल तनख्वाहें बंद की गई। लेकिन मैं झुका नहीं, मैं डटा रहा, मैं अभी तक डटा हुआ हूँ। तो प्रिडिक्शन करके जा रहा हूँ कि तंजीमें आएंगी, लोग आएंगे, इजलास होंगे, आपको फिर ख्वाब दिखाए जाएंगे कि हम आपका मुस्तकबिल तब्दील करना चाहते हैं, हम आपको पेंशन और बजट में तनख्वाह में इजाफे के लिए जो भी मामला है वो कराना चाहते हैं, हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन मुकाबले करने वाली क़यादत मुझे नजर नहीं आती। अल्लाह करे कि ये हो जाए, मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह करे कि ये हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। आपको मैं प्रिडिक्शन करने से पहले एक दावा करके जा रहा हूँ, आपको ये सिकंदर बाजार जरूर याद आएगा। जब ये सारी बातें, जब ये कराची प्रेस क्लब का ये मकाम यहाँ से आप गुजरोगे तो ये आपको सिकंदर बाजार याद आएगा। और जब सरकार आप पे जुल्म और ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ाती जाएंगी तब आपको सिकंदर बाजार याद आएगा। आपके मसाइल के लिए मीटिंग होंगी, धरने होंगे, एहतजाज होंगे, लेकिन जो एहतजाज करेंगे उनके अपने मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन आपके जब मसाइल हल नहीं होंगे तब आपको सिकंदर बाजार याद आएगा। मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी, मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है, मैंने तेज आंधी में एक दिया जलाने की कोशिश की है, मैंने दिया जलाया है, मैंने अपना वादा पूरा किया है। और एक जुमले से मैं आज की इस स्पीच का इख्तिताम करूंगा। कराची के जो 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं उनका खुदा हाफिज, सिंध के जो 4.5 लाख मुलाजिमीन है उनका खुदा हाफिज, और टोटल जो तादाद है 6 लाख, सिंध के 6 लाख मुलाजिमीन का खुदा हाफिज। आपका खादिम सिकंदर बाजार, बानी सदर, आल सिंध एम्प्लॉयज रेवेन्यू एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, हैदराबाद, कराची प्रेस क्लब धरने से। जिंदाबाद।